चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 की चौथे और पांचवे, है ना, या फिर हो सकता है तो सभी क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, हमने 3 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करेंगे चौथे प्रश्न, यानी कि प्रश्नावली 2.3 का चौथा प्रश्न। तो देखिए, चौथा जो प्रश्न है, इसका जो पहला है वो क्या दिया हुआ है। इसका जो पहला है वो दिया हुआ है साइन इनवर्स, ठीक है, और ये दिया हुआ है एक्स, जो कि क्या है, ये जो एक्स दिया हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। देखिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो होता क्या है, जिसे हम GIF कहते हैं। तो GIF जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कैसे मिलता है हमें, तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर में x है ना, और इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर कोई ऐसे वैल्यू ले लेते हैं जो माइनस से शुरू है। तो -1.23, ठीक है, ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो माइनस से है, यानी कि नंबर लाइन में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 1 -1 -2 है ना, -1.23, यानी कि 1.23 इधर आएगा, -1.23 है ना। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो इंटीजर है वो किसको लेते हैं, तो हमेशा लेफ्ट वाले को लेते हैं। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं प्लस वाला ले लूं, +1.23 ले लूं, ठीक है, तो +1.23 लूंगा, यानी कि इधर है 1.23, ये होगा मेरा 1.23, है ना। तो 1.23 अगर ये है, ये 2 है, तो देखो इससे मुझे कहाँ आना है, आगे वाले इंटीजर पे आना है। तो आगे वाला जो इंटीजर है, पूर्णांक है, वो क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 मिलेगी। ये हमें क्या मिली है, तो -2 मिली है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें इसका भी हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं f(x), ठीक है, ये x का कोई फंक्शन है, इसको हमने क्या किया हुआ है, माना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो साइन x है ना, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। और जो साइन x है, यहाँ पर यदि हम इसको हम लोग कुछ दूसरा फंक्शन मान लेते हैं t, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ये वाली वैल्यू को। तो ये जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा हमें, जो f(x) है वो हमें मिल जाएगा इस बार t के रूप में, है ना। तो ft हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स t मिलेगा। अब देखिए, साइन इनवर्स t है ना, और t जो साइन है वो कहां से कहां तक इसका जो प्रांत है वो मिलता है, तो हमें मिलता है ये, है ना, -1 से 1 के बीच में ही होता है जो साइन है, ठीक है। तो इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। अब देखिए, जो t माने है वो क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है किसका, तो इसको हम रख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 के लिए, -1 के लिए हम यदि आएंगे तो देखिए, -1 तो रखेंगे और -1 से छोटे वैल्यू रखेंगे। तो -1 से छोटा जो वैल्यू रहता है वो इसी के बीच में होगा, और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलता है वो कितना मिलता है, तो -2 मिलता है, ठीक है। तो इसका क्या मिल जाएगा हमें, -2 मिल जाएगा। देखिए, ये जो फंक्शन है -1 है ना, सॉरी यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू है ना। तो x की वैल्यू हम एक तो -1 रख सकते हैं और उससे क्या रख सकते हैं, तो बड़ी रख सकते हैं। तो -1 और उससे क्या रख सकते हैं, बड़ी रख सकते हैं, मतलब इस रीजन में रखेंगे। तो इस रीजन के जो जितने भी वैल्यू है उसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ गया, -1, ये हो गया। अब इसके लिए देखो, तो 1, देखिए 1 कब प्राप्त होता है, जब इसकी वैल्यू यहां से यहां तक हो, है ना। मतलब कि यहां पर हम 1.23 रखें चाहे
1.54 रखें या 1.99 रखें, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है ना। मतलब कि 2 हम नहीं रख सकते, केवल क्या नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते। तो 2 नहीं रख सकते तो इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू नहीं लेकर के क्या ले लेंगे, उसको ओपन में ले लेंगे। तो ओपन में लेते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, मॉड एक्स। जो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनेगा, तो देखो नंबर लाइन ये हो गया 0 1 2 -1 -2, ठीक है। तो x की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन x है उसकी वैल्यू कहां तक है, तो -1 पे क्या है, ये क्लोज्ड है, तो इसको मैंने डार्क ले लिया। और उससे बड़ी है, तो इससे अगर बड़ी है मतलब कि ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो इधर जाएगा, अब कहां तक जाएगा, तो 2 तक जाएगा, लेकिन 2 प्राप्त नहीं होना चाहिए, यही बता रहा है, तो 2 प्राप्त नहीं होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको प्रांत लिखेंगे तो क्या मिलेगा, तो प्रांत देखो क्या मिला है हमें, -1 और 2 में क्या रहेगा, ओपन रहेगा। बुक में सुधार लेना, बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में ये दिया हुआ है -1 और 2 दोनों पे क्लोज दे दिया है ना, ऐसा नहीं है, ये वाला सही है, ठीक है। तो इसको सुधार लेंगे, बुक में ऐसा दिया हुआ है लेकिन वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 कब प्राप्त होगा, जब हम 2 तक रखेंगे वैल्यू को, है ना, लेकिन 2 नहीं रख सकते, 2 रखेंगे तो वो तो इंटीजर हो गया, लेकिन हमें इंटीजर नहीं रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही कहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ओपन में रहेगा। तो ये था हमारा चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न। चलिए अब देखिए चौथे प्रश्न का दूसरा प्रश्न, ये क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दिया रहता तो हम सीधा लिख लेते कि -1 और 1 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दे दिया हुआ है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसके लिए भी हम क्या क्या कर रख सकते हैं, तो वो देखो, तो यहाँ पर हम जानते हैं ना, तो इसको सबसे पहले हम इसमें बदल लेते हैं साइन टी वाले में, तो ये हो गया साइन टी, ठीक है। टी किसको माना हूं मैं, तो यहाँ पर लिख लेना, माना टी बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होता है, इसका जो रेंज है वो होता है -1 और +1 के बीच में, ठीक है। तो साइन जो टी है वो कहां से कहां तक रखेंगे हम लोग, -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में रखेंगे तो ये हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, ये हो गया 1। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा क्या होता है, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, है ना। कभी भी एक्स स्क्वायर जो है वह निगेटिव नहीं प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर जो है वह 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 से ये क्या होगा, बड़ा होगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका प्रांत निकालना है ना। तो प्रांत निकालने के लिए एक्स निकालना है, तो एक्स को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से पक्षांतर करेंगे। देखिए अगर हम इधर भी पक्षांतर करते हैं तो एक्स की जो वैल्यू है वो √1 हो जाएगी, और 1 किससे निकलेगा, तो +-1 से, है ना। तो ये हो गया +-1 से। तो देखिए यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, -1 से लेकर के एक्स जो है वह +1 के बीच में है, ठीक है। तो इसका जो प्रांत है वो क्या मिल गया हमें, क्लोज्ड -1 से 1 के बीच में, ठीक है। कहां तक मिला है, तो -1 से 1 तक मिला है दूसरे प्रश्न में, ठीक है। चलिए ये भी सही है। चलिए अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न का तीसरा प्रश्न। तो देखिए चौथे प्रश्न का जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, है ना। यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, तो साइन इनवर्स 2x, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम जानते हैं, कि
जो साइन है उसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, तो -1 से लेकर के x में, है ना। तो इस x 2x और ये हो गया हमारा कहां तक होती है, तो 1 तक होती है। अब देखिए 2x को हमें x में बदलना है तो सबको 2 से भाग दे दो। तो इस समीकरण को, है ना, यानी कि इक्वेशन को, या फिर इसको ही हमने क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर ये क्या मिलेगा, देखो -1। ये हो जाएगा जब हम 2 से सबको भाग देंगे, है ना। तो ये हो गया 2 से भाग, इसको भी हम 2 से भाग देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो यहां से तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां मिला हमें -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। अब देखो x जो है प्रांत कहलाता है, तो प्रांत क्या मिला हमें, तो प्रांत मिला है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, यानी कि -1/2 पर क्लोज्ड होगा और 1/2 पर भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रांत। ठीक है, चलिए हम लोग इसी का आगे वाला प्रश्न देखते हैं, जो कि चौथा है। चौथा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस में दिया हुआ है। इसको हम लोग f(x) इक्वल टू ले लेते हैं कॉस इनवर्स 3x - 1, 3x - 1, ये दिया हुआ है हमारा चौथा प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जो कॉस की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, तो इसको भी लिख लो। हम जानते हैं जो कॉस है ना, ये भी क्या होती है, -1 पर इसकी जो थीटा है, तो थीटा की जगह में पूरा क्या है, तो 3x - 1, ये कहां तक होती है, +1 तक होती है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x - 1, सबसे पहले इस -1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, हटेगा। तो सबसे पहले इस समीकरण में क्या करो, 1 जोड़ो। तो उपर्युक्त समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। वन जोड़ने पर क्या मिलेगा, 1 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 जोड़ दिए और ये -1 है, ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ये 3x - 1, इसमें भी हम लोग 1 जोड़ेंगे और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 1 + 1। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 1 दोनों कट के क्या हो गया, 0 हो गया। ये हो गया लेस देन इक्वल टू 3x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 3x और ये हो गया 2। ठीक है, 1 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को भी हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में हम लोग 3 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उपर्युक्त समीकरण में 3 का भाग देने पर। ठीक है, उपर्युक्त समीकरण में 3 का भाग देने पर, देखो 3 का जब हम भाग देंगे तो 0/3, ये क्या मिला हमें, 0/3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी 3 का भाग देंगे तो 3x/3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, ये तो 0 बटा कुछ भी रहे 0 ही होता है। लेस देन इक्वल टू, यहाँ से बच गया x, ये बच गया हमारा 2/3, 2/3। अब देखिए x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, तो 0 से 2/3 के बीच में है, यानी कि हमारा जो प्रांत है वो क्या मिला, वो मिल गया हमें 0 और 2/3। ठीक है, और दोनों पे क्या होगा, क्लोज होगा, क्योंकि दोनों पे है, इक्वल टू है। चलिए ये था हमारा इसका चौथा प्रश्न। अब इसी का एक और प्रश्न बचा हुआ है 10 में। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न जो है वो 10 में दिया हुआ है। इसको हम ले लेते हैं 10 इनवर्स
2x+1। ठीक है, अब देखिए 10 की जो वैल्यू है वो कहां तक होती है, तो ये भी -1, सॉरी यहां पर जो प्रांत होता है वो कहां तक होता है, तो -∞ से लेकर के +∞ के बीच में होगा। तो जो थीटा है वो क्या है, 2x+1 और < ठीक है, इसका जो प्रांत है वो कहां तक होगा, तो -∞ से लेके +∞ तक। अब यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, तो -∞ में सबसे पहले ये 1 को हटाना है, तो हम इसमें -1 घटाएंगे, तो इंफिनिटी में जब आप 1 घटाओगे तो इंफिनिटी ही मिलेगा, है ना। तो इसको लिख लो सीधा 2x, यहां पर साइड में लिख लेना 1 घटाने पर, ठीक है, या फिर -1 जोड़ने पर, -1 जोड़ने पर ये मिला। ठीक है, अब 2 भाग देने पर क्या मिलेगा, तो इंफिनिटी में जोड़ो घटाओ गुणा करो कुछ भी करो, है ना, ये तो इंफिनिटी ही रहेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या किए, 2 का भाग दिए हैं, तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर क्या किए, 2 का भाग। ठीक है, अब जब 2 का भाग करें तो जो प्रांत है वो क्या मिला हमें, तो प्रांत हमें मिला है, देखिए यहाँ पर इंफिनिटी जो है वो हमेशा ओपन में रहता है ना, तो ये हो जाएगा -∞ से +∞ के बीच में, और वो भी क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि हम इसमें क्या प्रांत रख सकते हैं, एक्स की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना, एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 10 में। तो ये था हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न। चलिए, तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो तो खत्म हो गया। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिए पांचवा प्रश्न, इसका भी पहला, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो देखिए सबसे जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है हमें f(x) = 5 + 4 cos x। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, परिसर। परिसर ज्ञात करो ये बोला है ना। तो देखिए यहां पर एक नोट लिख लो आप लोग, जो इससे पहले हमने निकाला वो क्या था, प्रांत था, है ना। तो sin x का जो प्रांत होता है, ठीक है, वो कितना होता है, रियल नंबर r। cos x का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, रियल नंबर r। tan x का जो प्रांत होता है ना, यानी कि x में हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो वो सभी वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो r रख सकते हैं इसमें भी। अब देखिए ये तो प्रांत हो गया, लेकिन इसका जो परिसर है, परिसर यानी कि आप लोग जो चार्ट देखते हैं उसमें जो वैल्यू है वो साइन की कितनी होती है, तो -1 से 1 के बीच में होती है। कहां तक होती है, तो -1 से 1 तक होती है। किसके लिए, साइन के लिए। ठीक है, साइन थीटा ले रहा हूं। इसी प्रकार -1 से 1 के बीच में भी क्या होती है, कॉस थीटा होती है। टेन थीटा भी इसी का है, इसी का ही पार्ट होता है, यानी कि टेन थीटा कब मिलता है, जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं। तो इसका बटा -1 बटे -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मतलब कि यही रीजन मिलेगा उसका भी। तो ये भी क्या मिलता है, -1 से 1 मिलता है, जो हमारा टेन थीटा है उसका रेंज। ठीक है, अब देखिए इसी से हम क्या बनाएंगे, जो पांचवा प्रश्न है उसको बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है इसमें हमें परिसर ज्ञात करो, यानी कि परिसर ज्ञात करना है किसका, f(x) = 5 + 4 cos x का। अब जो cos x है उसका परिसर क्या होता है, cos x का परिसर यानी कि रेंज। ठीक है, cos x का जो रेंज है वो कितना होगा, तो ये होता है -1 से +1 के बीच में, है ना, -1 से +1 के बीच में। अब इसमें क्या है, 4 का गुना है, तो 4 का गुना कर दो,
तो ये हो जाएगा जब 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करने पर देखिए क्या मिलेगा। 4 का जब हम गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, -4 एकम 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा cos x, इसमें भी करेंगे तो 4 एकम 4, और क्या दिया हुआ है +5 दिया हुआ, यानी कि 5 अब हम इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो देखो 5 जब हम जोड़ेंगे तो 5 - 4 लेस देन इक्वल टू, इसमें भी हम 5 जोड़ेंगे, 5 + 4 और ये 4 जो है वो cos x के साथ में है, और इसमें हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो ये मिलेगा 1, और ये हो गया हमारा 5 + 4 cos x लेस देन इक्वल टू, ये हो गया हमारा 9, और ये क्या है हमारा fx है, इसको लिख लो fx। fx को ही हम क्या कहते हैं y कहते हैं, ये बात हम पहले से जानते हैं, है ना। fx को ही हम y कहते हैं, और y ही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, यानी कि यही क्या है हमारा परिसर है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में परिसर। अब देखिए परिसर जो है वो कहां से कहां तक है, 1 तक है, यानी कि 1 में क्या होगा क्लोज्ड होगा क्योंकि इक्वल टू, और 9 में भी क्या होगा ये क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए पहला हो गया, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ fx बराबर 11 - 7x। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है, fx बराबर 11 - 7 sin x, ठीक है। और sin x का जो परिसर है, जो रेंज है, परिसर है रेंज है sin x, यानी कि sin थीटा कहाँ तक -1 से 1 तक, ये भी -1 से 1 तक। तो देखिए यहाँ पर जो साइन है वो कहाँ तक वेरी करता है, तो साइन थीटा की जगह में x है तो sin x ही लेंगे 1 तक, ये हमें ज्ञात है, ठीक है, या हम जानते हैं लिख लेना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ज्ञात है। तो ये हम जानते थे ज्ञात है। अब इसमें क्या है, तो 7 का गुना है सबसे पहले, कैसा 7 -7, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे -7 का गुना, ठीक है, या -7 का गुणा मत करो, यहाँ पर 7 का गुणा करो, ठीक है। तो देखो 7 का गुणा करने पर, जब हम 7 का गुणा करेंगे ये मिलेगा -7 लेस देन इक्वल टू 7 sin x लेस देन इक्वल टू 7 एकम 7, ठीक है। 7 का जब हम गुणा किए तो क्या मिला -7 7 sin x और लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये कैसा है माइनस में है, तो इसको हम माइनस बनाने के लिए माइनस चिन्ह का भी क्या करेंगे गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करने पर जब हम माइनस का गुणा करते ये चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, +7 ये चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 7 sin x, ये भी चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा कर रहे हैं तो -7 एकम -7, ठीक है। जब भी हम माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं ये जो सिंबल है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो गया, जो लेस देन था वो क्या बन गया ग्रेटर देन बन गया, किसकी वजह से, जब हम माइनस का गुणा किए, माइनस किसका, तो -1 ले सकते हैं, ठीक है। तो -1 का यानी कि 1 7 एकम 7 और माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें और क्या चाहिए 11 चाहिए, तो 11 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 11 क्या करेंगे जोड़ने पर, 11 जोड़ने पर क्या मिलेगा, ये हो गया 11 + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 11 हो जाएगा -7 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी 11 जोड़ेंगे तो 11 माइनस क्या हो गया 7, 11 + 7 कितना हो गया 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 - 7 sin x,
और ये हो गया, जब हम इसको घटाएंगे देखो 7 4 11 यानी कि ये बचा 4। अब ये वैल्यू जो है वह एफ एक्स है, तो इसको रख लो एफ एक्स। ये हो गया हमारा 18 ग्रेटर देन इक्वल टू ये बन गया हमारा एफ एक्स और ये हो गया 4। अब देखिए यही क्या है हमारा y होता है, तो 18 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से लेकर के 18 के बीच में है जो रेंज है वो। तो रेंज क्या मिला हमें, परिसर क्या मिला, तो देखो परिसर कितना है, तो 4 और 18 के बीच में है, और दोनों कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, क्योंकि दोनों पे क्या है, इक्वल टू है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। चलिए अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रश्न, सॉरी तीसरा प्रश्न है ना, दूसरा हो गया तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3 10x, 4 माइनस 3 10x, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या जानते हैं, 10x का जो परिसर है, रेंज है ना, तो यहाँ पर लिख लेना, हम जानते हैं 10x का परिसर क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है। अगर इसको देखो इसी रूप से अगर आप हल करना चाहो तो इससे भी हल हो सकता है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसमें किसका गुणा है, तो 3 का गुणा है, तो 3 10x का जो रेंज होगा वो क्या मिलेगा, इसमें भी 3 का गुणा होगा, इसमें भी 3 का गुणा होगा, ये मिल जाएगा, है ना। माइनस चिन्ह लगाना है, तो -3 10x क्या मिलेगा, माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -3, माइनस को हम आगे लिखते हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, -3 10x का जो परिसर है वो क्या मिलेगा, माइनस को हम पहले लिखते हैं, यानी कि छोटी वैल्यू को सबसे पहले फिर बड़ी वैल्यू, तो ये हो जाएगा। अब इसमें किसका, 4 का जोड़ है, तो 4 का जोड़ कर लो, 4 को जब जोड़ोगे -3 के साथ में तो कितना मिलेगा, 4 - 3 और 4 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 3 10x, ये मिला हमें 1 और ये मिला हमें 7, और यही क्या है, हमारा अभीष्ट रेंज है, यानी कि यही क्या है, हमारा परिसर है। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं ना। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं एक और प्रश्न बचा है इसमें, लास्ट प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, इसी का जो चौथा प्रश्न है वो दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 + 2 sin 5x, 4 + 2 sin 5x, देखिए ये दिया हुआ है। अब इससे तो हमें मतलब नहीं, हमें केवल साइन से मतलब है। तो जो साइन है, साइन कितना है यहाँ पर, 5x है, ये थीटा की जगह में है, तो थीटा साइन थीटा की क्या होता है, परिसर में तो -1 से 1 के बीच में होता है, तो साइन थीटा का जो रेंज है वो कितना होता है, तो -1 से 1 के बीच में होता है। तो साइन थीटा, अब इसमें किसका गुणा है, 2 का गुणा है, तो 2 का गुणा कर लो, 2 sin 5x का जो रेंज है, यानी कि ऐसा लिख लेना, का रेंज कितना हो गया, 2 का गुणा किए तो -2 और +2। अब इसमें क्या है, तो प्लस का 4 है, तो 4 + 2 sin x, इसका जो रेंज है वो क्या मिलेगा, हम 4 जोड़ रहे हैं इसमें, तो 4 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 4 - 2 और 4 + 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया 4 + 2 sin x का रेंज कितना मिला, यहाँ से 2, यहाँ से कितना हो गया, तो 6। अब देखिए ये कैसा है, तो 1/, में है ना। तो इसको जब हम 1/, में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 + 2 sin x,
4 प्लस 2 साइन 5x, है ना, साइन 5x में चल रहा है, ठीक है, साइन 5x में। तो साइन 5x इसका जो रेंज होगा, तो यहां पर भी 1 बटे करेंगे, तो 1 बटे करेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या मिल गई, देखिए 1/6 से छोटी वैल्यू है तो 1/6 पहले, 1/2 बाद में, ठीक है। ये इसका क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, जो कि बुक में नहीं दिया है ना। बुक में क्यों नहीं दिया है, तो बुक में देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 और 1 दिया हुआ है ना। वो क्यों दिया हुआ है, तो वो है ना, यहाँ पर जो प्रश्न था वो आधा अधूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया, x बिलोंग्स टू r, है ना। x जो है वह कहा, मतलब कि ये जो वैल्यू निकाले हैं वो r में है। तो r में है मतलब कि ये जो इसका हमें r अगर निकालना होगा, देखो यहाँ पर एक हिंट दिया था x बिलोंग्स टू r, है ना। तो उसी के कारण क्या हो गया है, ये जो रेंज है वो चेंज हो गया है। तो x बिलोंग्स टू r, यहां से हम अगर क्या निकालेंगे, यहां पर तो हमने रेंज निकाला है, ये क्या है, हमारा रेंज है ना, ठीक है। लेकिन x बिलोंग्स टू r क्या होता है, डोमेन होता है। x की वैल्यू क्या होती है, डोमेन होती है। x की वैल्यू डोमेन होती है, तो यहां से देखो अगर हम डोमेन निकालेंगे 4 प्लस 2 साइन 5x से, 4 प्लस 2 साइन 5x पे, ये कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या है, p बटे q के रूप में है। तो ये जब 0 नहीं होगा तो 2 साइन 5x की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, -4। यहां से 2 से कटाएंगे तो ये -2, तो साइन 5x क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। तो -2 नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसमें क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x के लिए, है ना, तो ये 1/3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग निकाल सकते हैं ये क्या वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहां लिख लेता हूं, ये आ जाएगी इसके कारण, है ना, इस x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए रेंज, ठीक है, ऐसा लिख लेना आप लोग, ये इसमें है। अब देखिए ये क्या मिलेगा, तो इसमें हम 2 का केवल भाग देंगे, माइनस वाले को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या होगा, जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये होगा हमारा 1, ठीक है। और दोनों क्या होगा, क्लोज्ड होगा, और यही हमारा क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है इस x बिलोंग्स टू r के लिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छठवां प्रश्न बनाएंगे। 5 तक हो गया, ये हमारा छठवां प्रश्न है। देखिए छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि a बराबर समुच्चय में दिया हुआ है 9, 10, 11, 12 और 13, है ना, तथा जो फंक्शन है, देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है a बराबर क्या दिया हुआ है, 9, 10, 11, 12 और 13, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो फंक्शन है, जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसे बन रहा है, तो फंक्शन a से n बन रहा है, और जो fn है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, n, और n क्या है, तो महत्तम अभाज्य गुणांक है। ये क्या होना चाहिए, महत्तम अभाज्य गुणांक, अभाज्य गुणांक, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, तो f का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से यदि परिभाषा दिया है, a बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें 9, 10, 11, 12, 13 है, और f जो है वो किस प्रकार से परिभाषित है, तो n का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, महत्तम अभाज्य गुणांक होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो हम जानते हैं ये होता है 2, 3, है ना,
5, 7, ठीक है, 5, 7, 11 और 13, तो यहीं तक लिखते हैं क्योंकि यहीं तक का हमें जरूरत है। अब देखिए इसमें जो एथेन है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए परिसर के लिए, परिसर निकालने के लिए बोला है, तो परिसर के लिए सबसे पहला हम निकालेंगे F9। F9 कितना मिलेगा, तो महत्तम अभाज्य गुणांक किसका, 9 का, 9 का महत्तम अभाज्य गुणांक। अब देखिए 9 का यदि मैं महत्तम अभाज्य गुणांक निकालूंगा तो वो क्या मिलेगा मुझे, 3 × 3, है ना, और 3 × 3 का क्या मिला मुझे, महत्तम 3 मिलेगा, क्योंकि यही मैं रख सकता हूँ 3 × 3 को, और कोई वैल्यू नहीं रख सकता। तो ये मेरा हो गया F9। इसी प्रकार मैं यदि निकालूंगा F10, तो F10 में क्या निकालूंगा, 10 का महत्तम अभाज्य गुणांक। देखिए तो 10 का जो महत्तम अभाज्य गुणांक होगा वो 5 दूनी 10, 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, और दोनों का जो महत्तम संख्या है वो क्या है मेरा, तो वो 5 है। इसी प्रकार यदि मैं 11 का निकालूं तो 11 जो है वो स्वयं में क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है, तो यहां लिख लेना 11 स्वयं एक अभाज्य गुणांक है। अब इसका महत्तम भी यही होता है, 11 ही होता है, ठीक है, तो ये 11 ही रहेगा। अब क्या निकालेंगे, 12 के लिए निकालेंगे। 12 के लिए क्या मिलेगा, तो देखो 12 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहाँ पर 2 × 3 या फिर 2 × 2 4 हो गया, × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखो तीनों में जो महत्तम है वो क्या है हमारा, 3 है। इसी प्रकार हम F13 निकालेंगे। F13 के लिए जो महत्तम होगा वो 13 भी क्या होता है हमारा, स्वयं एक अभाज्य गुणांक होता है और उसका कोई भी फैक्टर नहीं किया जा सकता है ना, तो ये भी क्या है हमारा स्वयं एक अभाज्य गुणांक। ठीक है, तो इसका जो महत्तम है वो कितना मिला हमें, 13 मिला। तो देखे परिसर क्या क्या मिला हमें, यही y कहलाता है, परिसर कहलाता है। F9 कितना मिला, 3 मिला, इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं परिसर। ठीक है, नीचे में देखो मैं सीधा यहां लिख लेता हूं, है ना, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग परिसर को, परिसर है ना, रेंज। देखो रेंज क्या क्या मिलेगा, F9 के लिए तो 3 मिल गया, 5 मिला, और क्या मिला, 11 मिला है, और क्या मिला, 3 तो लिख चुके हैं, और समुच्चय में 2 बार नहीं लिखा था, है ना, ये हो गया 13। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय क्या क्या, 3, 5, 11 और 13। ठीक है, बुक में ये नहीं दिया हुआ है, हटा दिया है। ठीक है, बुक में लिख लेना 13 को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न, चलिए अब देखिए सातवां प्रश्न। देखो सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, तो सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर मॉड में यानी कि माइनस मॉड में एक्स द्वारा परिभाषित फलन का एफ का हमें क्या निकालना है, प्रांत और परिसर निकालना। यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स जो कि कैसा दिया हुआ है, माइनस में मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन का सबसे पहले हमें प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। यही प्रश्न दिया हुआ है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, है ना, 2.3 प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसके लिए हम प्रांत के लिए क्या करेंगे, तो ये जो हमारा एफ एक्स है, देखो प्रांत के लिए, है ना,
प्रांत के लिए आप x में क्या क्या रख सकते हो? x में मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, माइनस भी रख सकता हूँ, प्लस भी रख सकता हूँ, है ना। तो सभी वास्तविक संख्याओं का क्या रख सकता हूँ? समुच्चय रख सकता हूँ। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रांत। परिसर के लिए हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर परिसर के लिए हम y मानेंगे किसको? माइनस मॉड x, यानी कि y हम किसको मानते हैं? तो fx को मानते हैं, और fx ही हमारा क्या है? मॉड में x दिया हुआ है। मॉड को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू मॉड x। अब मॉड x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं? तो r रख सकते हैं। r जब आप रखोगे तो y क्या मिलेगा? हमेशा माइनस वैल्यू देता जाएगा, और ये जो वैल्यू है ऐसा होता है ना। ये जो वैल्यू है वो कैसा होता है? x y, ये y अक्ष, और ये जो मॉड की वैल्यू है ये x इस प्रकार से रहता है, मॉड x, है ना। लेकिन जो y है, जब हम मॉड x रखते जाएंगे तो y कैसा मिलेगा? तो y इसका जस्ट शैडो मिलेगा इधर, है ना। तो y क्या मिल रहा है? तो y हमें मिल रहा है माइनस इंफिनिटी से जीरो की ओर। जीरो नहीं मिलेगा, जीरो पर तो ये फंक्शन है ना। तो जीरो नहीं मिलना चाहिए, माइनस मिलना चाहिए, यानी कि हम x की कोई भी वैल्यू रखें, y की क्या वैल्यू मिलेगी? जीरो। देखिए, x की वैल्यू अगर जीरो रखूंगा, ठीक है, x की वैल्यू जीरो मतलब मॉड जीरो मतलब जीरो हो गया, तो y की वैल्यू जीरो आ रही है ना। y की वैल्यू जीरो से लेकर के कहां तक जा रहा है? तो अनंत तक जाएगा। कहां तक? नीचे की ओर, यानी माइनस की ओर जा रहा है। दोनों माइनस है, x में और इसमें भी। ठीक है, x की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव रखो, y की वैल्यू कैसी आएगी? तो एक तो निगेटिव रखते जाएंगे x में, तो ये वैल्यू मिलेगा इधर जाएगा। जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखते जाएंगे तो y जो है वह इधर जाएगा, यानी कि ये जो y है वो नीचे की ओर जाएगा। ये जो y है वो क्या जाएगा? नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही माइनस दिया हुआ है ना। तो माइनस दिया हुआ है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो कहा जा रहा है? माइनस की ओर, यानी कि y बिलोंग्स टू कहां तक? माइनस इंफिनिटी से जीरो तक। और जीरो में मिलेगा, जीरो वैल्यू मिलेगा ना। जब हम इसको जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका जो परिसर है वो क्या है? y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो। ये क्या कहलाएगा? हमारा परिसर। ठीक है, और बुक में क्या दिया है? इसको ओपन दे दिया है। ओपन नहीं देना था, उसको क्या देना था? क्लोज देना था। ठीक है, तो उसको भी सुधार लेंगे। बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है तो उसको भी आप लोग सुधारेंगे। वो क्या होगा? क्लोज्ड होगा, क्योंकि y x की वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू भी तो जीरो मिल रही है ना। तो y की वैल्यू अगर जब जीरो मिल रहा है तो उसको ओपन कैसे रखेंगे? क्लोज्ड रखेंगे, क्योंकि वहां पर वैल्यू y की है ना। तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.3। ठीक है, अब हम आगे का जो क्वेश्चन है उसको अगले क्लास में करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक फलनों पर संक्रिया। यानी कि संक्रिया क्या है? संक्रियाएं मतलब कि ऐसे जोड़ घटाव गुणा भाग, है ना। तो दो फंक्शन दे दिए जाएंगे, उसको जोड़ना है उसको घटाना। वो क्लास जो है वो बहुत ही सिंपल है, उसको एक ही दिन में पूरा निपटा देंगे, है ना। प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, वो सभी हम एक ही दिन में खत्म कर देंगे। चलिए, यहाँ तक रहेगा आपका।